पास्कल्स लॉ हेडिंग लिखो। इसमें लिखना प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ लिक्विड या फ्लूइड, pressure exerted anywhere in a fluid, pressure exerted anywhere in a fluid फ्लूइड के ब्रैकेट में आइडियल लिख लेना, आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। प्रेशर exerted anywhere in a fluid ब्रैकेट में आइडियल is transmitted equally in all directions, is transmitted equally in all directions। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रेशर exerted anywhere in a fluid ब्रैकेट में आइडियल is transmitted equally in all directions। देखना डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो ये अपने पास कोई कंटेनर है और ये इसका ओपनिंग इधर अपन ने वाटर फिल किया हुआ है ऐसे, ठीक है। एंड इधर एक पिस्टन लगाया हुआ है। इस पिस्टन के ऊपर अपन ने एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है, ठीक है। तो सपोज करो किसी पॉइंट पे प्रेशर पहले से पी नॉट था, किसी पॉइंट पे प्रेशर पहले से पी नॉट था, तो अब इस पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर देखने को मिलेगा पी नॉट प्लस एफ बाई ए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे, मान लो इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 था सपोज पहले से, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एफ बाई ए, इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो सभी पॉइंट पे एफ बाई ए अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो यही पास्कल लॉ समझाने की कोशिश करता है कि कहीं भी अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स है वो इक्वली हर जगह ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है और ये इसका डायग्राम ड्रॉ करना। बताऊंगा आइडियल फ्लूइड के बारे में, सब कुछ बताऊंगा। नोट कर लिए क्या? देखो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, सुन लो ध्यान से। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि ये जो अपने पास वेसल था इस पे अपन ने कुछ लिक्विड वगैरह फिल करा और कंप्रेस करा, तो बहुत सारे ऐसे भी लिक्विड होते हैं ना जिसे अपन जैसे कंप्रेस करते हैं तो उस वो अपने वॉल्यूम में ही चेंजेस कर लेता है ना। जैसे वो सपोज करो पहले उसका वॉल्यूम 1 लीटर था, तो कंप्रेस करा तो मैं अब देख रहा हूँ कि उसका वॉल्यूम हो गया है 900 ml। तो जो 100 ml का कंप्रेशन है वो लिक्विड ने खुद कर लिया। तो जो लिक्विड ने खुद कंप्रेशन कर लिया तो इसी से प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हो। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नॉन कंप्रेसिबल हो,
सिंपल। नॉन विस्कस हो, मतलब उसमें फ्रिक्शन वगैरह की बात अपन ना करें, और मतलब ऐसे समझो कि वो लिक्विड ही रहे। जब अपन उसे कंप्रेस भी करें तो बहुत बार क्या होता है कि अपन कंप्रेस करते हैं तो ये अपना फेज चेंज कर लेता है, तो ये सब ना हो। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब सिंपल कि जो रियलिस्टिक में पॉसिबल है वो सब चीज को अपन नेग्लेक्ट करके आइडियल लिक्विड को लिक्विड ही रहने दे। शेप एंड साइज तब तक चेंज ना हो जब तक उसका अपन ने कंटेनर चेंज ना किया हो। फोर्स अप्लाई करने पे उसमें कोई कंप्रेशन डेवलप ना हो, है ना। सिंपल, ये सिंपल मतलब होता है आइडियल फ्लूइड का। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करूं। ऑलराइट, तो ये सिंपल कुछ पॉइंट्स है आइडियल फ्लूइड। और अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी लिक्विड पढ़ेंगे वो सभी आइडियल ही होंगे। मैं एक बार फिर से कुछ पॉइंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ। आइडियल फ्लूइड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, पहली पॉइंट। सेकंड, नॉन विस्कस, मतलब इसमें कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये चेंज नहीं होगा व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है सपोज इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे पूरे वाटर सिस्टम का। तो यदि तुम इसे कंप्रेस करोगे तो हो सकता है कि वाटर अब यहाँ पे आ जाए। जब वाटर यहाँ पे आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ मास इसका चेंज नहीं होना चाहिए व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स। समझ रहे हो क्या तुम। ये कुछ पॉइंट्स है आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। चलो, अब अपन पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखो, जैक वगैरह होता है ना जो अपन टायर वायर कार में जब चेंज करते हैं तो वहां पे भी अपन इस चीज का यूज करते हैं। खैर देखो, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल क्या है, पास्कल्स लॉ ही है। और कैसे काम करता है ये मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। सिंपल, ये अपने पास अरेंजमेंट है ऐसा, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। सपोज करो, मान लो इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। एरिया है A1 इधर और इस तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। अब तुमने इधर से एक F फोर्स अप्लाई किया, F1 फोर्स इधर से तुमने अप्लाई करा। तो तुम क्या देखोगे कि इधर मैंने मान लो एक कार इसके ऊपर मैंने होल्ड करके रखा है। तो तुम F1 फोर्स के जैसे जैसे मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे F2 का मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा टाइम्स से बढ़ता हुआ दिखेगा। यदि F1 को तुम मतलब डबल करोगे तो हो सकता है F2 10 गुना हो जाए। इस तरीके से काम करता है। कैसे, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। इधर लिक्विड है, तुम्हें ये बताया गया था कनेक्टिंग फ्लूइड में सेम हाइट पे प्रेशर इक्वल होता है। तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं क्या लिखूंगा, F1 अपॉन A1। एंड उस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या लिखूंगा, F2 अपॉन A2। ये तुम F2 लिखना चाहते हो F2 तो क्या लिखोगे, A2 बाई A1 इंटू F1। अब तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। सपोज करो एरिया का जो फैक्टर है वो मैं 10 टाइम्स लेता हूँ। 10 टाइम्स कहने का मतलब कि A2 बराबर है 10 टाइम्स ऑफ A1 के सपोज। तो यदि तुमने फोर्स F1 इक्वल टू तुमने 10 न्यूटन लगाया है तो F2 तुम्हें कितना मिलेगा, 10 इंटू 10 100 न्यूटन। मतलब जब मैं इस आर्म में, लेफ्ट आर्म में यदि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो राइट साइड के आर्म में मुझे फोर्स कितना मिल रहा है, 100 न्यूटन। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये बेसिकली पास्कल लॉ का कहना था कि किसी भी पॉइंट पे यदि आप कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करोगे तो वो प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसफर होगा। समझे, तो वही इक्वली ट्रांसफर होके हुआ है। अच्छा एक चीज ये भी बता दो, इसमें कोई जादू चमत्कार नहीं हुआ है कुछ कि अरे भाई यार 10 न्यूटन लगाया और 100 मिलने लग गया, ऐसा नहीं है। इसमें वर्क डन सेम ही है। वर्क डन सेम कैसे है देखो, अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि अब डेफिनेटली इसने यहाँ पे फोर्स लगाया है तो कंप्रेस होके वाटर यहाँ तक आएगा, कंप्रेस करने का मतलब डिस्प्लेस होके। तो जब डिस्प्लेस होके मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक आता है तो ये इधर 1 ही सेंटीमीटर उठेगा। बात समझ रहे हो, इधर ये कितना उठेगा, 1 सेंटीमीटर ही उठेगा।
इधर ही 100 कंप्रेस करेगा तो इधर 10 ही उठेगा। तो इस तरीके से वर्क डन सेम ही है, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है। कुछ आइडिया लग रहा है क्या तुम्हें हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में? यस का मैसेज करो सभी। ओके, पहले ये नोट करो। हाँ, नोट कर लो पहले। ये एक एग्जांपल भी नोट कर लेना, मतलब खुद से अज्यूम करके कि if A2 equals to 10 A1 and F1 equals to 10 Newton, then F2 equals to 100 Newton। नोट करो। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। इसके नीचे के स्टार मार्क करके पॉइंट लिखना। वर्क डन विल बी सेम फॉर बोथ द आर्म्स। वर्क डन विल बी सेम फॉर बोथ द आर्म्स। चलो उसके बाद लिखो बॉयंट फोर्स। BUOYANT, बॉयंट फोर्स। नहीं, इसका एक ही एप्लीकेशन है मेनली। जो अपने काम का एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही होता है, उसी पे अपन काम करेंगे। उसके बाद लिखो बॉयंट फोर्स। इसमें लिखना इफ अ बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। इफ अ बॉडी partially or completely immersed in a fluid, it experienced an upward force. It experienced and an upward force due to the fluid। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। If a body completely or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force due to the fluid। This upward force is called buoyant force, और buoyancy भी इसको कहते हैं। buoyant force, this force is called buoyant force। this force is called buoyant
फोर्स। जैसे एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूं, एक कोई कंटेनर है एंड इसमें किसी ऑब्जेक्ट को मैंने मर्ज कर दिया है कंप्लीटली। तो इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस ये करेगा, इसी को अपन बॉयंस फोर्स या बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करूं। उसके बाद लिखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें लिखो buoyant force on a body, buoyant force on a body that partially or completely immersed in a fluid, that completely or partially immersed in a fluid is equal to the weight of displaced fluid by it, is equal to the weight of displaced fluid by it। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। buoyant force of a body that is partially or completely immersed in a fluid equal to the of fluid weight of displaced fluid by it, weight of displaced fluid by it। नोट कर लिए क्या? तो मैं अब तुम्हें बुआयंसी और बुआयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब को डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, अपने पास ये सिंपल कंटेनर है एंड इधर अपन एक लिक्विड फिल किया हुआ है इस तरीके से। कोई एक रैंडम सा स्ट्रक्चर अपन मानते हैं वो ऐसा है। तो तुम देखो, इतना सा ही पोर्शन पानी के अंदर है, देख रहे हो, इतना सा पोर्शन पानी के अंदर है। सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये V1 है और इधर का वॉल्यूम है V2, है ना। तो मैं कहूँ कि कितना वाटर या फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, तो तुम कहोगे कि V1 वॉल्यूम में जितना आएगा फ्लूइड उतना ही डिस्प्लेस डिस्प्लेस हुआ। तो मैं तो सिंपल कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बताओ, तो तुम्हारा आंसर होगा V1, सही है। यदि मैं तुमसे कहूँ कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बताओ, तुम कहोगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू V1। यदि मैं तुमसे कहूँ कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बताओ, तो तुम कहोगे रो V1 इनटू जी। ये तो लिखोगे।
और यही अमाउंट किसके बराबर है, बॉयड फोर्स के बराबर है। क्या तुम समझे? और ये रो किसका है, ये रो फ्लूइड का है, जो यहाँ पे वाटर है सपोज, तो W लगा दो, तो जो दिया होगा वो होगा। तो ये अपना बॉयंसी फोर्स, बॉयड फोर्स है। क्या तुम्हें समझ में आया? बोलो जल्दी से। हाँ हाँ, तो ये सिंपल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, उसका मास, उसका वेट, और वही वेट किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स का। और इस ऑब्जेक्ट का यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी, नीचे क्या लगेगा, mg। यदि ये रेस्ट पे है तो एफ बी किसके बराबर होगा, mg के। तो एफ बी तुमने सॉल्व किया हुआ है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन लिख के बता रहा हूँ, ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मान लो इसका डेंसिटी रो एम है, और वॉल्यूम v1 प्लस v2 और इंटू जी। तो ये एक एक्सप्रेशन सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। पहले इसका नोट करो, फिर आगे बताते हैं। सर। बोलो। सर यहाँ पे रोएम क्या है सर? रो एम डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो अपन ने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उसके लिए डेंसिटी मान रहे हैं। यस सर। और रो डब्ल्यू वाटर के लिए। नोट कर लिए क्या? इस पे बेस्ड अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से सीखना, ठीक है। इजी सी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, पहले तो सिंपल न्यूटन्स लॉ से इसे मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा, देखना। बहुत आसान क्वेश्चन। स्ट्रिंग, इसमें एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अपन एक कंटेनर में रखा हुआ है। कंटेनर में वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल तुम्हें दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि जो रो डब्ल्यू है, ये 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। एंड तुम्हें दिया गया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 किलोग्राम।
तुमसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, करो सॉल्व, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। टेंशन इस स्ट्रिंग को सॉल्व करना है, एफबीडी ड्रॉ करो, बॉयंसी फोर्स सॉल्व करो और फोर्स बैलेंस करो। बहुत बढ़िया, 25 न्यूटन करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। कैसे सॉल्व किया, कौन एक्सप्लेन करेगा, माइक ऑन करके बताओ। कोई भी बता दो। सर एफबीटी से बैलेंस कर लिए टेंशन, नीचे टेंशन प्लस बायोंसी फोर्स वो एमजी के बराबर कर दिया है और फिर उससे सॉल्व कर लिया सर। तो बॉयंसी फोर्स कैसे सॉल्व किया? सर वो सर इसमें डेंसिटी दी थी सर, और सर वॉल्यूम हाँ, निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम बहुत निकाल लेंगे। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। देखो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, मास कितना 5 और वॉल्यूम है 2 × 10⁻³ जैसे वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम और डेंसिटी और सॉरी बॉयंसी फोर्स कितना होता है रो वी जी, तो रो किसका, फ्लूइड का, तो फ्लूइड का 10⁻³ 5/2 और उसके बाद यहाँ पे -3 रखोगे और इधर जी है ना, तो इससे ये कैंसिल हुआ और इधर से 25 न्यूटन आया होगा बॉयंसी फोर्स, तो टेंशन इक्वल्स टू 50 - 25 न्यूटन करेक्ट आंसर। समझ में आया हो सभी को तो यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, के गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, मास है 5 किलोग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है तुम्हें 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 2 × 2 को चेंज करो, 0.5 इंटू, हाँ 0.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तुमसे पूछा गया फाइंड इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, करो सॉल्व। इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा, पहले तुम्हें ये बताना है, उसके बाद बताना है कितना होगा, दिमाग लगाओ,
आंसर बताओ। अलग अलग आंसर्स बता रहे हो सभी। सबसे पहले माइनस में आंसर कब से आएगा कुणाल? माइनस में आंसर नहीं आता है कभी भी। इलोंगेशन है या कंप्रेशन है ये चीज तुम्हें कैसे पता लगेगा? पहले इसके लिए एफबीडी ड्रॉ करोगे। नीचे 50 लगा, ऊपर बॉयंसी फोर्स देख, तो बॉयंसी फोर्स निकाल लो। तो बॉयंसी फोर्स के लिए वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? डेंसिटी। डेंसिटी कितना गिवन है? एक मिनट, 5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम डेंसिटी है ना, रो वी जी, और v आ गया, रो है 10⁻³ ठीक है। और इससे कैंसिल होगा, इससे ऊपर एक 10 जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और बॉयंसी फोर्स आ गया 100 न्यूटन। क्या समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्ट की मूविंग टेंडेंसी किधर है? ऊपर की तरफ। देखो 100 न्यूटन ज्यादा है, तो इस पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ, यानी कि अपने आप को कंप्रेस होने से बचाने की कोशिश करेगा। तो 50 प्लस के एक्स बराबर 100, यहाँ से x बराबर सिंपल आ जाएगा 5/100, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आएगा आंसर। देखो, नहीं 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 नहीं, नहीं, 50 होगा ना यार, सॉरी 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 सॉरी, 50 सेंटीमीटर आएगा आंसर।
50 सेंटीमीटर आंसर है। देखो एक बार अच्छे से, गलत गलत आंसर बताए हो। उत्कर्ष सही बताया, स्नेहिल सही बताया, कुणाल ने माइनस सी लगा दिया। माइनस कैसे लगा दिया तुमने? स्नेहिल ने भी सही बताया, गुड। देखो समझो, कंप्रेशन होगा, बिल्कुल होगा कंप्रेशन। क्यों होगा? क्योंकि 100 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है। देखो तो ये 100 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, नीचे 50, तो नेट फोर्स तो अभी भी 50 न्यूटन ऊपर की तरफ है ना, तो स्प्रिंग इसको धक्का देगा। और धक्का देने का मतलब सिंपल सा समझो, कंप्रेशन है, तभी तो आउटवर्ड फोर्स मिलेगा। समझे क्या तुम? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सेम क्वेश्चन है, रिपीट करो। डेंसिटी को मैंने 2.5 करा है। सेम क्वेश्चन है, डेंसिटी को मैंने 2.5 करा है। इलोंगेशन कंप्रेशन सॉल्व करके जल्दी से बताओ। इलोंगेशन कंप्रेशन जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या है। सौम्या मैसेज करो, कंप्रेशन होएगा या इलोंगेशन? इलोंगेशन, गुड। चलो देखते हैं, देखना ध्यान से। पहले तो तुम्हें ये चेक करना होगा कि इसमें इलोंगेशन है कंप्रेशन है, तुम्हें कैसे पता लगेगा? सिंपल, बॉयंसी फोर्स और mg के कंपैरिजन से तुम्हें पता लग जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ फोर्स होगा तो इलोंगेट होगा, ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स होगा कंप्रेस होएगा, सिंपल। ठीक है, तो पहले तो मैं बॉयंसी फोर्स लिखूंगा। एक, देखो तो यहाँ से बॉयंसी फोर्स अपन क्या लिखेंगे?
5 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ डेंसिटी 10⁻³ और जी यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कैंसिल होकर 2, इससे कैंसिल, तो यहाँ से बुयांसी फोर्स कितना आएगा 20 न्यूटन। रो रो हो गया, सही है ना। क्या तुम्हारा भी 20 न्यूटन है क्या? सही है। तो इस पे यदि मैं 5 केजी पे एफबीडी ड्रॉ करूं तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा बुयांसी फोर्स, नीचे कितना आएगा 50। तो देखो नेट फोर्स नीचे की तरफ है 30। इसका क्या मतलब है, स्प्रिंग अब ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि अपने को पता है सिस्टम रेस्ट पे है। तो kx बराबर 30, बस यहाँ से तुम अपना आंसर सॉल्व कर लेना। क्या इस टाइप क्वेश्चन और रिपीट कराने, क्या तुम्हें आइडिया लग गया बुयांसी फोर्स को कैसे सॉल्व करना और कैसे न्यूटन्स लॉ से इसका क्वेश्चन मिक्स आता है तो सॉल्व कैसे करना है? आइडिया लग गया हो तो यस का मैसेज करो। ठीक है, चलो। उसके बाद अपन देखेंगे फ्लोटेशन। हेडिंग लिखो फ्लोटेशन। फ्लोटेशन ये सिंपल एक कंटेनर है और इसमें पानी फिल किया हुआ है चारों तरफ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है या कोई सा भी बॉक्स मान लो, इस तरीके का बॉक्स अपन ने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। डायग्राम खराब हो गया यार। ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स है। तो मैं ये देखता हूँ कि क्यूबिकल ब्लॉक ना कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है। तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन अ फ्लूइड या आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे करना है, देखो। तो मेरे ध्यान से देखो तो इतना सा पोर्शन पानी के अंदर है ना, इतना सा पोर्शन पानी के अंदर है। ध्यान से देखो, है ना, इतना सा पोर्शन जो है वो पानी के अंदर है। तो यदि मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं तो सिंपल समझ में आता है कि इतने से पोर्शन में कितना सा वेट होगा। ये देखो, तो इस पे एक ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो बॉयंसी फोर्स है वो mg के बराबर होगा। अच्छा, बेस एरिया यदि मैं a मान लूं सपोज करो, और मैं कहता हूं कि नीचे जो इमर्ज्ड वाला पार्ट है ये अपना है y सपोज, है ना, और इसका टोटल लेंथ है मान लो h सपोज। तो यदि मैं बॉयंसी फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड यहाँ पे वाटर है, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख लो, है ना, समझना, और इनटू जी। और मास को क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एच इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल और इनटू जी, है ना। मैं रो एल लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इधर साइड में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे रो एम जो है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है, दो अलग अलग। अब तुम यहाँ से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें एक रिलेशन पता लगेगा, रो एम अपॉन रो एल बराबर वाई बाई एच। तो एक ही सिंपल रिलेशन पता लग जाएगा, मतलब कितना ऊपर है कितना नीचे है ये तुम्हें उसके डेंसिटी का रेशियो ही बता देगा कि कितना पार्ट पानी के अंदर डूबा है और कितना भाग पानी के बाहर डूबा हुआ है। तुम्हें ये समझ में आया हो तो यस का मैसेज करना। सब कुछ वही है, कोई नया काम नहीं किया है। बॉयंसी फोर्स को अपन ने सॉल्व किया और न्यूटन्स लॉ लगा दिया, सिंपल।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ केसेस देखते हैं। सोचो, यदि मैं तुमसे कहता हूं, देखना कि रो एम लेस देन रो एल है, रो एम लेस देन रो एल है, दैट इज वाई जो होगा वो एच से कम होगा। इसका तो ये मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये पॉइंट है, इसका मतलब कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा, लिक्विड के अंदर होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि ओनली फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड। इन अ फ्लूइड लिख लो, चाहे लिक्विड भी लिख सकते हो, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में कुछ फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही पानी के अंदर होगा या कुछ भी लिक्विड के अंदर होगा। कब? जब रो एम लेस देन रो एल होगा, तब की बात कर रहा है। उसका इसका सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस, रो एम ग्रेटर देन रो एल, क्या होगा बताओ। रो एम ग्रेटर देन रो एल, रो एम ज्यादा है, बिल्कुल सिंक। तो सेकेंड केस लिखो, रो एम ग्रेटर देन रो एल और बॉडी विल सिंक। रो एम ग्रेटर देन रो एल, सेकेंड केस लिखो और लिख लो नीचे एक लाइन, बॉडी विल सिंक। एंड थर्ड, रो एम बराबर रो एल। अब रो एम बराबर रो एल है, तो ये कुछ हाइपोथेटिकल क्यूब जो अपन ने पहले प्रेशर कैलकुलेशन के लिए यूज किया था वैसा ही कुछ है। तो इसमें तुम नीचे लिखोगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस, रो एम बराबर रो एल और उसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम लिख लो यहाँ से। ऑब्जेक्ट थर्ड केस में कहीं भी हो सकता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है ना कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी सेम है। इसका मतलब कि तो हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन हो गया ना। सोच के देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ मटेरियल सेम है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को यही कहीं भी रखो वहीं पे रह जाएगा। डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो ऊपर नीचे कहीं पे मूव करता है ना। अब जब डेंसिटी में डिफरेंस ही नहीं है तो फिर मोशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। समझे क्या? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन पहला,
A wooden block floats in a water. इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा. A wooden block floats in a water with 1/5 with 1/5 of its volume above the surface of water. 1/5 या 1/5 लिख लेते हैं, जो भी लिखो लिखो. 1/5 of its volume above the surface of water. 1/5 of its volume above the surface of water. Then calculate density of wooden block. Then calculate density of wooden block. जल्दी से आंसर. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ. A wooden block floats in a water with 1/5 of its volume above the surface of water. Then calculate the density of wooden block. $800 बिल्कुल सही आंसर है. $800 आ गया क्या सभी का? तो ये इसका मैसेज करो. 1/5 है वॉल्यूम, इसका सिंपल सा मतलब बेस एरिया तो सेम ही होगा. तो तुम्हें एच और वाई का रेशियो पता लग गया होगा, उसी की हेल्प से अपन डेंसिटी का रेशियो पता कर सकते हैं. आगे बढ़े क्या कि सॉल्व करना होगा मुझे? जल्दी बोलो. सॉल्व करना होगा या फिर आगे बढ़ो? आगे. ओके, मैसेज करो सभी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. इसका आंसर 800 है, ठीक है ना? रुको सॉल्व कर ही देता हूं. देखो सिंपल यहाँ पे वाटर इस तरीके से प्लेस किया हुआ है और ऐसा बोला गया कि 1/5 ऊपर है, तो 4/5 नीचे होगा और 1/5 वॉल्यूम ऊपर है. सिंपल समझो. तो मैं सिंपल लिखूं buoyancy force इक्वल्स टू mg. तो buoyancy force क्या लिखोगे? 4/5 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g. सही है ना? और ये वॉल्यूम आ गया इक्वल्स टू मास वॉल्यूम v डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू g. सिंपल. g से g कैंसिल, v से v कैंसिल, और इसका वॉल्यूम तो v ही रहेगा. सही है. डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू 1000 इंटू 4/5. यहाँ से आएगा 800 किलोग्राम पर मीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. A wooden block of mass 100 kilogram floats in a water. Next question. A wooden block of mass 100 kilogram floats in a water. A wooden block of mass 100 kilogram floats in a water. Calculate maximum weight या mass, मतलब weight ही लिखो, न्यूटन याद से बताना. Calculate maximum weight that can be put on the block. Calculate maximum weight that can be put on the block to make it just sink. To make it
just sink. डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर का तुम्हें पता ही है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। A wooden block of mass 100 kg floats in a water. Calculate maximum weight that can be put on the block to make it just sink. Density of wooden 800 kg per meter cube. 2 मिनट का टाइम है, करो सॉल्व। आया आंसर क्या किसी का?
125 किलोग्राम। आंसर तो सही है, बस जरा सा कहीं मिस्टेक करी हो तुम। एक बार फिर कैलकुलेशन चेक करो और क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, मिस्टेक फाइंड कर लोगी तुम। हाँ 25 kg सही आंसर है बिल्कुल। 25 kg सही आंसर है, बिल्कुल सही है तुम्हारा। देखो करते हैं सॉल्व, बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपल समझो, ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अपन कितना वेट प्लेस करें जिससे कि जस्ट सिंक हो, मतलब पानी का लेवल कुछ ऐसा हो जाए, है ना। सिंपल समझ में आता है कि बॉयंसी फोर्स इन दोनों के मास के समेशन के बराबर होना चाहिए। और बॉयंसी फोर्स होगा कितना, तो वॉल्यूम इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, मास पे नहीं लिखे तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू जी, और ये जी तो ऐसे ही रहेगा, सही है। तो जी जी कैंसिल कर दो, तो यहाँ से सिंपल एम इक्वल्स टू आएगा वी कॉमन लेके रो एल माइनस रो एम। ध्यान से देखना, अब ये होगा ना, हाँ सही है, ठीक है। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ बताओ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन रो, यहाँ से रो एल माइनस रो एम। और पहले का मास कितना गिवन है 100 किलोग्राम, इसका डेंसिटी कितना 800, यहाँ से 1000 इंटू 800, बस आंसर आ जाएगा। देखो इधर कितना आएगा 1/8 इंटू 200, तो 25 किलोग्राम अपना करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या तुम्हें? अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। वैसे इस क्वेश्चन में अपने को वेट पूछा था तो आंसर करेक्ट होता 250 न्यूटन, राइट। तो ऑप्शन में जरूर देखना है ना, 250 न्यूटन ही अपन करेक्ट टिक करेंगे। तो इस तरीके से अपना फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी ये फ्लूइड स्टैटिक्स यही पे एंड हो जाता है, अब आएगा फ्लूइड डायनामिक्स, ये 2 लेक्चर में खत्म होगा। फिर एक लेक्चर में सरफेस टेंशन, फिर एक में विस्कोसिटी। तो अब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो। फिर से एक्सप्लेन करना हो तो रिपीट का मैसेज करो। अच्छा रिपीट, देखो सबसे पहले इसमें ये बोला गया कि पहले एक वुडन ब्लॉक है, तो सिंपल समझ में आता है कि वुडन ब्लॉक है तो कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा, कुछ पार्ट पानी के बाहर होगा। तो हमसे पूछा गया कि कितना हम और वेट इसके ऊपर रख सकते हैं जिससे कि वुडन ब्लॉक जस्ट सिंक कंडीशन में आ जाए। तो जस्ट सिंक का मतलब कि पानी का लेवल यहाँ हो जाएगा और वुडन ब्लॉक कंप्लीट पानी के अंदर होगा। अच्छा, तो बॉयंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा और नीचे mg लगेगा, तो mg में टोटल मास और बॉयंसी फोर्स, और बॉयंसी फोर्स में किसका वॉल्यूम लोगे, जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसी को ऊपर लेंगे, तो ये है वॉल्यूम, तो इसको मैंने v मान लिया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, बॉयंसी फोर्स लिखा,
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी, इसका mg आ गया और स्मॉल mg, बस स्मॉल mg को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम सॉल्व करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और सिंपल सॉल्व कर आंसर आ गया। समझे क्या? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट होगा, तो वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल टेस्ट है, अच्छे से मेहनत करना, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करना, पिछले टेस्ट में जितने मार्क्स लाए हो उससे आगे ही मतलब इंक्रीज करने की कोशिश करना है, सिंपल। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज यही पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।